हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स इन मोशन। यहाँ हमारा एक ही फोकस है, आपके कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाय, मेरा नाम नीतीश है। मैं एक NIT इलाहाबाद ग्रेजुएट हूँ और मेरा मिशन है फिजिक्स को आपके लिए इंटरेस्टिंग और सुपर सिंपल बनाना। इस वीडियो में हम फ्रिक्शन की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हुए बढ़ेंगे आगे की तरफ और सॉल्व करेंगे कुछ IIT JEE के प्रॉब्लम्स। तो पेन एंड नोटबुक निकाल लीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं JEE मेंस के 5 क्वेश्चंस पे। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं जिन पे हम डिस्कस करेंगे ऑन द टॉपिक फ्रिक्शन। फिर बात करने वाले हैं हम 5 JEE एडवांस प्रॉब्लम्स जो कि एक्चुअली पूछे गए हैं इन योर प्रीवियस ईयर्स ऑन द टॉपिक फ्रिक्शन। इस पे भी हम 5 क्वेश्चंस की बात करेंगे। बिफोर वी मूव अहेड, एक इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है बच्चों। अगर आपने अभी तक फ्रिक्शन प्लेलिस्ट के पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर देख लीजिए। प्रीवियस वीडियोस में मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, HCV के प्रॉब्लम्स एंड कुछ बोनस प्रॉब्लम्स को कवर किया हुआ है। यहाँ हम उन बेसिक्स को डायरेक्टली अप्लाई करेंगे और नेक्स्ट लेवल के JEE प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहले के लेक्चर्स को स्किप किया है तो आज के क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट भी लग सकते हैं और कुछ स्टेप मिसिंग लग सकते हैं आपको। तो थोड़ा टाइम निकालिए और प्लेलिस्ट को ऑर्डर में कंप्लीट करिए। जब आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे तब आप इन हायर लेवल क्वेश्चंस को इजीली समझोगे और सही तरीके से सॉल्व कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, टफेस्ट JEE प्रॉब्लम्स को कॉन्फिडेंटली टैकल कर पाओगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द JEE मेंस प्रॉब्लम्स। इन द फर्स्ट प्रॉब्लम हमें दिया गया है एक ब्लॉक ऑफ मास m which is sliding down the plane inclined at angle 30 degree with an acceleration of g/4। आपको क्या बताना है? वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये क्वेश्चन पूछा गया है इन ईयर 2023 इन JEE मेंस। तो चलिए इसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो हमारे पास एक इंक्लाइन दिया गया है, करेक्ट? द इंक्लाइन इज ऑफ 30 डिग्री। एक ब्लॉक दिया गया है हमें which is placed on the incline and this block as per the question slides down। incline है 30 डिग्री का और एक्सेलरेशन भी हमको दिया गया है कितना, g/4 का। तो ये हम डिनोट कर देंगे, g/4 का एक्सेलरेशन है। अब फिर से कॉन्सेप्ट्स को रिपीट करते हैं। ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड हो रहा है डाउन द इंक्लाइन, तो फ्रिक्शन ऑपोजिट में लगेगा अप द इंक्लाइन। और क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी इन पिक्चर और फ्रिक्शन लग जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में एंड इट विल बी अ कांस्टेंट वैल्यू। तो चलिए इसका एबीडी ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। ऊपर की तरफ हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल फोर्स एंड ग्राउंड से mg। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो mg का कंपोनेंट आएगा mg cos 30 और हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द सरफेस mg sin 30। फ्रिक्शन मान लेते हैं कुछ एफ के लग रहा है पीछे की तरफ और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है g/4 का एक्सेलरेशन। ठीक है, अब इक्वेशंस को लिख डालते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में mg/2 माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू m इंटू टोटल एक्सेलरेशन विच इज g/4। अब नॉर्मल फोर्स की अगर बात करें इट इज इक्वल टू mg√3/2। ये आप इक्वेशन से देख सकते हो, ये n इसको आप इक्वेट कर सकते हो। ठीक है, अब मान लेते हैं लेट द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बी म्यू के। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, म्यू के इंटू एन, और ये कितना हो जाएगा म्यू के इंटू mg√3/2। तो ये हम इक्वेशंस में पुट कर लेते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो ये बन जाएगा mg/2 माइनस म्यू के इंटू mg√3/2 इज इक्वल टू mg/4। अब आप यहाँ से देखो mg कैंसल आउट हो रहा है, तो बाकी जो चीज़ें बची उनको लिख लेते हैं 1/2
माइनस म्यू के √3/2 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से आपका आ जाएगा म्यू के इज इक्वल टू 1/4 इंटू 2/√3। यहाँ से आप सॉल्व करोगे, म्यू के की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2√3, 1/2√3। और इसको हम देख लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन है डी। डी इज योर राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू स्लाइड डाउन 45-degree rough inclined plane is n times as it takes to slide down a perfectly smooth 45-degree inclined plane. Coefficient of kinetic friction between the object and the inclined plane आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। तो हमारे पास दो इंक्लाइन ले लेते हैं हम, एक ले लेते हैं रफ और एक ले लेते हैं स्मूथ। ये 45 डिग्री का इंक्लाइन है, इसको मैंने बोल दिया ये रफ वाला है एंड दिस वन इज द स्मूथ वन। दो ब्लॉक को प्लेस कर लेते हैं। मान लेते दोनों का मास इज इक्वल टू m, सेम ब्लॉक है। यहां पर अगर मैं FBD बनाऊं फटाफट, दिस इज mg, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा? mg/√2। हॉरिजॉन्टल भी कितना हो जाएगा? mg sin 45 mg/√2। और नॉर्मल फोर्स बोलो, दिस विल बी n। इसको मैं बोल देता हूँ रफ के केस में n1। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ n2। यहाँ पर ग्राउंड से mg आ जाएगा, परपेंडिकुलर में कितना आ जाएगा? mg/√2 mg cos थीटा cos 45 और ये mg sin 45। ठीक है, अब डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस इज हियर कि यहाँ पर रफ वाले केस में आपको काइनेटिक फ्रिक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको बोला गया ऑलरेडी जो ब्लॉक जो है वो स्लाइड हो रही है और आपसे टाइम में एक रिलेशन बताया जा रहा है कि n टाइम्स एज इट टेक्स टू स्लाइड डाउन अ परफेक्टली स्मूथ 45 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इक्वेशंस लिख देते हैं और जो चीज़ें हमको इक्वेट करनी है उस पर भी मैं आऊँगा, बट आप ऐसे समझ लो कि दोनों का जो इंक्लाइन है, जो डिस्टेंस ये कवर करेगा वो तो सेम है। एक रफ है तो उसमें एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी, स्मूथ वाले में एक्सेलरेशन थोड़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर करेगा? सेम। ठीक है, तो स्मूथ वाले में जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा होने की वजह से टाइम कम लगेगा और रफ वाले में टाइम ज़्यादा लगेगा बिकॉज एक्सेलरेशन कम है। तो इसे सॉल्व करने का अब ट्राई करते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं। रफ वाले की बात करूं तो ये बन जाएगा आपका mg/√2 माइनस म्यू के इंटू mg/√2 इज इक्वल टू m इंटू A1। मान लेते इसका एक्सेलरेशन A1 है और टाइम कितना लगा? T1। तो यहां से A1 की वैल्यू कितनी आ गई? g/√2 1 माइनस म्यू के। स्मूथ सरफेस की बात करूं, स्मूथ सरफेस की बात करूं तो यहां पर तो कोई फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं, सो mg/√2 इज इक्वल टू m इंटू A2। ये आप चेक करो, mg/√2 और यही एक्सेलरेशन आपको प्रोवाइड करेगा। और प्रीवियस केस में mg/√2 तो था और एक फ्रिक्शन भी ऑपोजिट में था, तो इसका रिजल्टेंट से एक्सेलरेशन आपको निकल करके आएगा। तो यहां से A2 की वैल्यू कितनी आ गई? g/√2। अब हमें क्या दिया गया है? जो रिलेशन दिया गया, मान लिया स्मूथ वाले टाइम में T2 है तो T1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ T2 दिया गया है। अब हमको इक्वेट क्या करना है? जो हमने डिस्कस किया था कि दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, तो डिस्टेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ 2। सो दिस विल बी इक्वल टू, आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT²। यू तो जीरो रहेगा स्टार्टिंग में, तो ये बन जाएगा हाफ AT², जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 A1 इंटू T1² इज इक्वल टू 1/2 A2 इंटू T2²। अब T1² बाई T2² इज इक्वल टू A2/A1। अब यहां से T1/T2 इज इक्वल टू n हो जाएगा। तो यहां से
एन की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, √A2/A1। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1 - 1/μ के। तो यहां से आप बच्चों म्यू के की वैल्यू फाइंड कर लोगे क्या? दिस विल बी इक्वल टू 1 - 1/n²। दिस इज योर आंसर। ठीक है, एंड द ऑप्शन इज बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। A block of mass m slides down a rough inclined plane with constant velocity। एक रफ इंक्लाइंड प्लेन है और एक ब्लॉक है और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दैट मीन्स a इज इक्वल टू 0 है इस ब्लॉक का। द एंगल मेड बाय द इंक्लाइंड प्लेन विथ हॉरिजॉन्टल इज थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स आपको फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा है इंक्लाइन, एंगल है थीटा, ब्लॉक ले लिया, मान लेते हैं कि इसका मास है m, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। अब ये ब्लॉक की जाने की टेंडेंसी है इस डायरेक्शन में। फ्रिक्शन क्या बोलेगा, रफ सरफेस है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है द ब्लॉक इज ऑलरेडी स्लाइडिंग, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा और इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी कितनी, म्यू के इंटू एन। म्यू के इंटू एन। ठीक है, अभी इस पर भी आते हैं। एफबीडी को कंप्लीट करें अगर, तो नॉर्मल फोर्स ग्राउंड से एक mg भी आएगा। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg cos थीटा, और इधर mg sin थीटा, और फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा पीछे की तरफ। इसको बोल दिया Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू mg cos थीटा के बराबर लग जाएगा। अब कांटेक्ट फोर्स हमें बोला गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ द कांटेक्ट फोर्स, ये हमें फाइंड करना है। तो कांटेक्ट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या आपको कांटेक्ट फोर्सेस दिख रहे हैं। एक तो नॉर्मल फोर्स है कांटेक्ट फोर्स, और दूसरा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स, ये हमने सीखा है। तो टोटल कांटेक्ट फोर्सेस की बात करें तो इधर की तरफ n हो गया, और इधर की तरफ कितना होगा, परपेंडिकुलर से n से परपेंडिकुलर Fk। तो टोटल कितना हो गया, तो इसको आप वेक्टर एडिशन करोगे तो ये कुछ इस डायरेक्शन में निकल करके आएगा फोर्स, टोटल कांटेक्ट फोर्स। और इसकी मैं अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि पहले तो अगर इसको वेक्टर में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, n वेक्टर प्लस Fk वेक्टर। और इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड बोलूं तो ये कितना निकल जाएगा कांटेक्ट फोर्स का, n² प्लस Fk², क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। अब इनकी वैल्यू को देख लेते हैं। मान लेते हैं कि कांटेक्ट फोर्स को मैंने F से डिनोट कर दिया, तो ये बन जाएगा कितना, n की वैल्यू कितनी है, mg cos थीटा इसका स्क्वायर, प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, म्यू के इंटू mg cos थीटा इसका स्क्वायर। अब एक चीज जो क्वेश्चन में दी गई है जिसको हम यूज करते हैं यहां पर, mg sin थीटा माइनस Fk इज इक्वल टू एक्सेलरेशन बोलो 0, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ऑब्जेक्ट, m इंटू ए इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा Fk इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो यहां पे जो Fk की जो वैल्यू आपने रखी है म्यू के इंटू mg cos थीटा, इसको आप रिप्लेस कर सकते हो क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा mg cos थीटा का होल स्क्वायर, प्लस अब मैं रिप्लेस कर देता हूं Fk को, mg sin थीटा का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा, यहां से mg को आप बाहर ले आओ, √cos² थीटा प्लस sin² थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। तो F की वैल्यू कितनी आ गई, mg। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन इज ए। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। एक 2 kg का ब्लॉक दिया गया है विच इज पुश्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, और इसका जो फोर्स है पुशिंग फोर्स इट इज 50 न्यूटन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वॉल आपको दिया गया है 0.5।
अ फोर्स F इज ऑल्सो अप्लाइड ऑन द ब्लॉक वर्टिकली अपवर्ड। फोर्स F लगाया गया है ऊपर की तरफ। आपको बताना है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F अप्लाइड सो दैट ब्लॉक डज नॉट मूव अपवर्ड। ब्लॉक डज नॉट मूव अपवर्ड। वो F का एक मैक्सिमम वैल्यू आप बता दो जिससे ये जो ब्लॉक है 2 kg का वो मूव ना करे अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका FBD बना लेते हैं। ये है हमारा ब्लॉक, ये कुछ नॉर्मल फोर्स आ जाएगा, ये 50 न्यूटन का फोर्स लगा है, 2 kg का ब्लॉक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या mg लग जाएगा, 20 न्यूटन हो जाएगा। ये mg है आपका ड्यू टू ग्रेविटी। ऊपर की तरफ मैंने लगा दिया फोर्स। अब फ्रिक्शन की बात करते हैं। ये फोर्स ये ब्लॉक को क्या ऊपर लेकर जाना चाहेगा, डिपेंड करता है। अगर मान लो आप कि ये फोर्स 20 न्यूटन से कम है, मान लो कि ये फोर्स 20 न्यूटन से कम है, तब तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा बिकॉज स्लिपिंग टेंडेंसी होगी नीचे की तरफ। अगर ये फोर्स, फिर से सुनेंगे, अगर ये फोर्स mg से कम है तो स्लिपिंग टेंडेंसी है किधर, नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ क्या है, फोर्स ज़्यादा। तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन टू स्टॉप द स्लिपिंग। बट जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ाओगे, और मैं बोलता हूं कि आप फोर्स को बढ़ा के 25 न्यूटन कर दो, अब ये फोर्स mg से ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया, तो स्लिपिंग टेंडेंसी किधर हो गई, ऊपर की तरफ। ब्लॉक ऊपर चढ़ना चाहेगा तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा, ऊपर नहीं चढ़ने दूंगा और मैं लग जाऊंगा पीछे। तो क्या इसी सिनेरियो में आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स मिलेगा क्या, बिल्कुल। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमको मालूम चल गया, दिस इज डाउनवर्ड्स। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, सॉरी स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना है, 0.5, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50, ये बन जाएगा 25 न्यूटन। ठीक है। अब जैसा कि हमने देखा n इजिकल टू 50 न्यूटन है, एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 25 न्यूटन। तो अगर मैं वर्टिकल में इक्विलिब्रियम बनाऊं, फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या हो जाएगी, F -20 माइनस एफ एस इज इक्वल टू m इंटू 0, एक्सेलरेशन 0। तो F की वैल्यू कितनी आ गई, 20 प्लस एफ एस की वैल्यू कितनी है मैक्सिमम हमारे पास 25, तो F की वैल्यू हो गई 45 न्यूटन। 45 न्यूटन, दिस इज योर आंसर। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन इज डी। दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन 2022 जेई मेंस। इसमें आप ध्यान देंगे बच्चों कि आपको एक ऑप्शन दिया गया है 25 न्यूटन का भी। तो अगर आपने गलती से अगर ये mg वाला कंपोनेंट अगर आप भूल गए तो आपका आंसर आ जाएगा 25 न्यूटन, बिकॉज आप सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन को ही कैलकुलेट कर रहे हो। अगर आपने स्टैटिक फ्रिक्शन को मिस कर दिया और सिर्फ mg लिया तो आंसर एक 20 न्यूटन भी दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखेंगे और कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते चले जाएंगे जो भी आपने सीखा है, कुछ भी चीज़ मिस नहीं करेंगे बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अ सिस्टम ऑफ 2 blocks of masses 2 kg and 8 kg, ये 2 kg and 8 kg is placed on the smooth table as shown in figure. कोएफिशिएंट जो स्टैटिक फ्रिक्शन का है बिटवीन द 2 blocks इज 0.5 इस सरफेस पे। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F सो दैट ब्लॉक्स मूव टुगेदर। दोनों ब्लॉक्स को साथ में मूव करने के लिए मैक्सिमम फोर्स आपको बताना है। वो मैक्सिमम फोर्स बताना है जब तक ये दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे। तो चलिए इनको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व करे हैं प्रीवियस लेक्चर्स में बच्चों। इससे कहीं ज़्यादा हमने डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ा करके ऐसे प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करा हुआ है। सो दिस शुड बी ईजी फॉर अस। छोटे वाले ब्लॉक की बात करूँ 2 kg, तो नीचे की तरफ कितना हो जाएगा mg, 2 इंटू जी। ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, n1 बोल देता हूँ इसको, और ये फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स पे पहले देख लेते हैं।
ये ब्लॉक पे आपने फोर्स लगाया F, ये ब्लॉक खिसकना चाहता है आगे की तरफ, ये सरफेस आगे जाना चाहती है खिसक के आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन जो है वो क्या बोलेगा ऑन द स्मॉलर ब्लॉक M कि मैं स्लिप नहीं होने दूंगा और मैं भी बढ़ जाऊंगा आगे की तरफ। फ्रिक्शन क्या बोलेगा कि मैं स्लिप नहीं करने दूंगा, और स्मॉल वाले ब्लॉक को भी बोलेगा कि तुम साथ साथ चलो, और उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैंने फ्रिक्शन यहां पे दिखा दिया। उसी तरीके से ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो M वाला ब्लॉक है यहाँ पे 8 kg वाला ब्लॉक, उस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर हो जाएगा, पीछे की तरफ, और इस पर मैंने फोर्स लगा दिया है F। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी म्यू इंटू एन। तो अगर मैं बोलूं एफ एस मैक्स इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2 इंटू जी, सही है। जी के वैल्यू आप ले लो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका 9.8 न्यूटन। ठीक है, अब जो आपका ये 2 kg वाला ब्लॉक है, इस पे सिर्फ फ्रिक्शन आगे की तरफ ही लग रहा है, सिर्फ फ्रिक्शन ही फोर्स है जो इसको आगे लेकर जा रहा है, राइट। तो अगर मैं बोल सकता हूँ क्या कि एफ इज इजिकल टू जो भी एक्सेलरेशन निकल कर आएगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन की वजह से आएगा। 9.8 इज इक्वल टू 2 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतने एक्सेलरेशन तक ये ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के साथ साथ चलेगा, साथ साथ चलेगा। तो चलिए यहाँ पर हम फोर्स निकाल लेते हैं। हमारे पास एक्सेलरेशन, डिजायर्ड एक्सेलरेशन आ गया। अब क्योंकि ये साथ साथ चल रहे हैं, तो आप इन दोनों ब्लॉक को एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट कर सकते हो। आप इक्वेशन भी लिख सकते हो, बट एक ही बात है, इसको आप एक यूनिट ट्रीट कर सकते हो। तो अगर मैं इसको एक यूनिट ट्रीट करूं तो एक्सेलरेशन विल बी टोटल फोर्स अपॉन m प्लस एम। टोटल एक्सेलरेशन जो अभी हमने फाइंड किया है, जब तक ये साथ साथ चलेंगे, दैट विल बी 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 + 8 टोटल मास। तो F की वैल्यू कितनी आ गई 49 न्यूटन, 49 न्यूटन, एंड दिस इज योर आंसर। ऑप्शन चेक करते हैं, आंसर सी। अब इसको एक बार वेरीफाई कर लो। आप वेरीफाई कैसे कर सकते हैं इसको, तो F हमने 45 न्यूटन निकाला, तो 8 kg वाला ब्लॉक आप पकड़ लो। ये 8 kg वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन कितना लगेगा पीछे की तरफ, और यहाँ पे लगेगा F। तो फ्रिक्शन जो है बच्चों मैक्सिमम है 9.8 इस पॉइंट ऑफ 9 पे, और ये हमने निकालना है 49। तो इस पे अगर मैं एक्सेलरेशन निकालने का ट्राई करूँ इस 8 kg वाले ब्लॉक का, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 9.8 अपॉन 8। इसको आप सॉल्व करोगे तो 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। तो इससे आप इसको डबल चेक भी कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों जेई एडवांस सेक्शन। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये हमें पूछा गया था जेई एडवांस 2014 में। तो यहां पर आपको दो ब्लॉक का सेटअप दिया गया है विथ अ वेज। M1 का मास है 1 kg और M2 का मास है 2 kg। दोनों एक साथ कांटेक्ट में रह के वेज पे रखे गए हैं। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक M1 एंड द प्लेन इज ऑलवेज 0। ये वाला ब्लॉक जो है ये वेज के साथ जो कांटेक्ट में है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, और M2 वाले के साथ फ्रिक्शन है। द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक M2 एंड द प्लेन इज इक्वल टू 0.3। यहाँ पर जो है वो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन की जो कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू है 0.3। वो सिर्फ M2 के लिए दी गई है आपको। तो आपको बताना है, आपको मैच करना है फॉर व्हाट एंगल्स ऑफ थीटा जो फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगा, कहाँ M2 और वेज के बीच में। तो चलिए इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। इससे पहले बच्चों, पहले हम प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं, पहले सिचुएशन को समझते हैं। ये है ब्लॉक M1, स्मूथ सरफेस है, इसके लिए फ्रिक्शन 0 है, और ये है M2 जहाँ पे फ्रिक्शन एप्लीकेबल है। अब आप देखो ये जो नीचे की तरफ ग्रेविटी पुल करेगी उसकी वजह से एक इधर का कंपोनेंट निकल करके आएगा, तो दोनों ब्लॉक्स की टेंडेंसी होगी आगे जाने की तरफ।
तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा, मैं अपोज करूंगा और लग जाऊंगा किधर, पीछे की तरफ। लेकिन ये जो फ्रिक्शन है वो सिर्फ इसी सरफेस पे डेवलप हो सकता है। M1 वाले सरफेस से कोई फ्रिक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट क्योंकि ये M1 ये M2 के जस्ट पीछे ही लगा हुआ है, दैट मीन्स ये जो फ्रिक्शन यहां डेवलप होगा, अगर ये एनफ हुआ, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स एनफ हुआ तो M1 को भी आगे बढ़ने नहीं देगा। करेक्ट है कि नहीं? ये जो फ्रिक्शन M2 से डेवलप हुआ, हो सकता है कि M2 को भी रोक ले। बट क्या होता अगर ये M2 इधर होता? तो फिर M2 तो स्लिप करके नीचे चला जाता ज़्यादा एक्सेलरेशन से, और M2 धीरे धीरे आता। बट क्योंकि M1 को हमने पीछे रखा है, तो ये सिचुएशन भी हमको देखने को मिलेगी जब फ्रिक्शन ऑन M2 इज एनफ टू स्टॉप द मूवमेंट ऑफ M1। तो ये भी चीज़ हमको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसको थोड़ा सा एपीडी बना करके देखते हैं बच्चों। ये रहा आपका ब्लॉक M1 और ये M2। तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, M1G फॉरवर्ड डायरेक्शन में M1G साइन थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में M1G कॉस थीटा, नॉर्मल फोर्स, और एक फोर्स जो कांटेक्ट से आ रहा होगा दोनों ब्लॉक के बीच में, इसको मैंने बोल दिया F। नीचे कितना हो जाएगा M2 के लिए, M2G, ये हो जाएगा M2G साइन थीटा, M2G कॉस थीटा, नॉर्मल फोर्स, और ये रहा आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उस पॉइंट पे जब स्लिपिंग जस्ट होने वाली है। तो उस केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होगा। तो ये M1G साइन थीटा ये F के बराबर होगा, और ये M2G साइन थीटा प्लस F ये फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगा। तो इक्वेशंस लिख लेते हैं। इक्वेशंस अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा M1G साइन थीटा फॉर M1 ब्लॉक माइनस F इज इक्वल टू एक्सेलरेशन तो 0, क्योंकि अभी मूवमेंट हुई नहीं है, तो M1 इंटू 0। M2 की बात करें तो M2G साइन थीटा प्लस F माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू M2 इंटू 0। M2 इंटू 0, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या निकल कर क्या आएगा, ये F और F तो पहले कट जाएंगे और बन जाएगा क्या, फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू M1 प्लस M2G साइन थीटा। ये आपका हो गया इक्विलिब्रियम वाला केस जब स्लिपिंग जस्ट होने वाली है। इस थीटा पे आप थीटा को वेरिएबल कर रहे हो, करेक्ट। जब थीटा बढ़ के इस वाले एंगल पे पहुंचेगा तो आपकी स्लिपिंग जस्ट होने वाली है। ठीक है, तो इसको फाइंड करते हैं। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बोलो, म्यू इंटू एन। ये कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू M2G कॉस थीटा, बिकॉज M1 के पास तो फ्रिक्शन है ही नहीं, और म्यू की वैल्यू हमको दी गई है 0.3। इसको हम पुट कर देते हैं, तो ये म्यू M2G कॉस थीटा इज इक्वल टू M1 प्लस M2G साइन थीटा। यहाँ से आप M1 M2 और म्यू की वैल्यू रख दो, तो ये बन जाएगा आपका कितना, 3/10 इंटू 2 इंटू कॉस थीटा, जी और जी कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू M1 प्लस M2 3 इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से आपका tan थीटा कितना आ गया, 0.2। तो 0.2 के लिए क्या हमको वैल्यू दी गई है क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। tan थीटा अगर 0.2 है तो थीटा है 11.5 डिग्री। थीटा कितना है, 11.5 डिग्री। तो इस वाले थीटा पे स्लिपिंग जस्ट होने वाली होगी एट दिस एंगल, एट दिस थीटा स्लिपिंग इज अबाउट टू हैपन, अबाउट टू हैपन। तो इस केस में फ्रिक्शन जो है कितना लग जाएगा, म्यू इंटू M2G कॉस थीटा। तो इस पॉइंट पे आपको स्लाइडिंग जस्ट होने वाली है, इसलिए मैक्सिमम फ्रिक्शन लग गया है। तो जैसे ही आप थीटा को और लेस करते चले जाओगे, 11.5 डिग्री से कम करोगे, तो फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे क्यों रहेगा, नहीं रहेगा।
तो अपनी फ्रिक्शन अगर अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं है तो उतना रहेगा जितना रिक्वायर्ड है। तो जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जो कि हमें दिख रहा था कि m1 प्लस m2 जी साइन थीटा, उतना ही फ्रिक्शन उसके बराबर लग जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज़्यादा रहेगी उस टाइम पे जब आपका थीटा क्या है 11.5 डिग्री से कम है। तो अगर मैं इसको फॉर्मली राइट डाउन करूं कि फॉर थीटा लेस देन 11.5 डिग्री फ्रिक्शन विल बी m1 प्लस m2 जी साइन थीटा, बिकॉज f इज इक्वल टू जो f रिक्वायर्ड है इट इज लेस देन f मैक्स। फॉर थीटा ग्रेटर देन 11.5 डिग्री और इक्वल टू 11.5 डिग्री फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू m2g cos थीटा। अब हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शन दिख रही हैं इसके बेसिस पे। तो थीटा इज इक्वल टू 5 डिग्री, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे नहीं रहेगा तो कितना रहेगा, ये रहेगा आपका नो स्लिपिंग वाले केस में ये हो जाएगा आपका 2 नो स्लिपिंग। 10 डिग्री में भी सेम हो जाएगा क्या, बिल्कुल। थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री 11.5 डिग्री से बड़ा हो गया तो यहाँ पे स्लिपिंग हो जाएगी, यहाँ पे स्लिपिंग हो जाएगी तो यहाँ पे फ्रिक्शन हो जाएगा 3 वाले के लिए, ऑप्शन नंबर 3। और थीटा इज इक्वल टू 20 डिग्री के लिए भी कितना हो जाएगा, ऑप्शन 3 म्यू इंटू m2g cos थीटा। यहाँ पर स्लिपिंग हो रही है, यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है, तो आपको पता लग गया P एंड Q के लिए ऑप्शन है 2 एंड R एंड S के लिए ऑप्शन है 3। तो इसको देख लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिस इज योर आंसर 2233। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक ब्लॉक दिया गया है जिसका मास है m और एक इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एंगल थीटा पे रखा हुआ है, थीटा पर रखा हुआ है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज म्यू एंड tan थीटा जो है आपको बताया गया है कि ये म्यू से बड़ा है, ठीक है। तो ब्लॉक इज हेल्ड स्टेशनरी बाय स्लाइडिंग फोर्स P पैरेलल टू द प्लेन, ये P आपको लगा दिया गया है ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m, और ये ब्लॉक जो है ये स्टेशनरी है इन द करंट सिचुएशन। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉइंटिंग अप द प्लेन इज टेकन एज पॉजिटिव, ये डायरेक्शन आपके लिए पॉजिटिव है, ये भी क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड किया गया है। As P is varied from P1 is equal to mg sin theta minus mu cos theta to P2 is equal to mg sin theta plus mu cos theta, अब P को वैरी करा रहे हो इन दो वैल्यूज के बीच में, तो आपको बताना है कि फ्रिक्शन फोर्स वर्सेस P का जो ग्राफ है वो कैसा नजर आने वाला है इस सिनेरियो में जब आप क्या कर रहे हो, P को इन दो वैल्यूज के बीच में मूव कर रहे हो। तो बच्चों पहले सिचुएशन को समझते हैं। तो मान लो कि आपने बहुत कम फोर्स से स्टार्ट किया, तो ये mg है और ये mg साइन थीटा इधर के डायरेक्शन में आएगा। तो मान लो कि आप पहले फोर्स को एलिमिनेट ही कर दो, तो इस केस में क्या होगा, ब्लॉक की क्या टेंडेंसी होगी, नीचे की तरफ जाने की। तो फ्रिक्शन बोलेगा आई वांट टू अवॉइड रिलेटिव स्लिपिंग और फ्रिक्शन लग जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब मान लो कि आपने बहुत ही छोटा सा फोर्स लगाना चालू कर दिया, तो क्या होगा, फ्रिक्शन बोलेगा अब मुझे उतनी वैल्यू देने की नीड नहीं है, धीरे धीरे कम होता जाएगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अपनी वैल्यू कम करता जाएगा बिकॉज रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मान लो आप कि P को आप बढ़ाते चले गए कि ब्लॉक जो है अब ऊपर जाने की टेंडेंसी रखने लगा, ठीक है, ब्लॉक ऊपर जाने की टेंडेंसी रखने लगा। तो फ्रिक्शन बोलेगा कि पहले तो मैं इधर ही लग रहा था, अब मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगना पड़ेगा, नहीं तो ब्लॉक आगे बढ़ जाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इससे हमको ये समझ में आया कि जैसे ही आप P को बढ़ाते चले जाओगे तो फ्रिक्शन पहले इधर लगेगा और फिर धीरे धीरे करके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा स्लिपिंग को अवॉइड करने के लिए। और ये सिर्फ इसलिए होगा बिकॉज जो स्लिपिंग टेंडेंसी है पहले नीचे की तरफ थी और बाद में किधर हो गई, ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी बदल जाएगा यहाँ पर। तो अगर आप सिर्फ इतना ही देखो बच्चों, इतना ही देखो कि फ्रिक्शन आप पहले ऊपर के डायरेक्शन में था, बाद में नीचे के डायरेक्शन में हो गया, तो इतने से ही आपको आंसर दिख जाएगा। दिस इज योर आंसर। पहले फ्रिक्शन पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, बट इसको हम कंफर्म करेंगे। अभी ये सिर्फ हमने एक अंदाजा लगाया है, बट अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इसका हम क्या करते हैं बच्चों, FBD ड्रॉ कर लेते हैं।
दिस इज मास m, ग्रेविटी से फोर्स आ जाएगा कितना mg, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और पैरेलल टू द सरफेस mg sin थीटा, और हमने क्या लगा दिया है एक फोर्स p, ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल। अभी फ्रिक्शन फोर्स की बात नहीं करते हैं इस डायग्राम में, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं नीचे जाने की टेंडेंसी है mg sin थीटा, और आपने स्टार्टिंग में फोर्स कितना बोला हुआ है p को, आप कितने से कितने के बीच में वेरी करा रहे हो, तो mg sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा से आप स्टार्ट कर रहे हो, mg sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अभी इस सिचुएशन में देख लेते हैं कि स्लिपिंग टेंडेंसी किधर है, उससे हमको फ्रिक्शन की वैल्यू और डायरेक्शन दोनों पता लग जाएगा। तो देख लेते हैं। अभी के लिए मान लेते हैं बच्चों कि फ्रिक्शन जो है हमारा इधर के डायरेक्शन में है, ठीक है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो इस केस में क्या होगा, mg sin थीटा इज इक्वल टू p प्लस एफ लिख सकते हैं। अगर फ्रिक्शन की डायरेक्शन ऑपोजिट हुई तो ये फ्रिक्शन नेगेटिव में आ जाएगा, तो उससे हमको मालूम चल जाएगा। सो डोंट वरी, मैथमेटिक्स हमें साइन के साथ दे देगा आंसर। तो mg sin थीटा, इनिशियली p की वैल्यू कितनी है लोएस्ट पॉइंट पे, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, ये हमको दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। और फ्रिक्शन की वैल्यू मान लेते हैं f है। अब यहां से आप फ्रिक्शन की वैल्यू निकालो तो ये कितना बन जाएगा, म्यू इंटू mg cos थीटा, ठीक है, विच इज पॉजिटिव। हमें कोई नेगेटिव वैल्यू देखने को नहीं मिली, मतलब हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किया था वो सही था। दैट मीन्स फ्रिक्शन पहले तो पॉजिटिव रहेगा ऊपर के डायरेक्शन में, एंड ये रहेगा म्यू mg cos थीटा, ठीक है। और जब आप p को mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा कर दोगे, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, तो इस केस में आप लिख लो इक्वेशन mg sin थीटा इज इक्वल टू p प्लस एफ। तो यहाँ पे आप फ्रिक्शन की वैल्यू देखोगे तो mg sin थीटा माइनस p हो जाएगा, तो माइनस mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस म्यू mg cos थीटा, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो इससे आपको ये समझ में आया कि जो आपने डायरेक्शन रिज्यूम किया था उसका ऑपोजिट है, तो मतलब फ्रिक्शन लग गया नीचे की तरफ। तो ग्राफ कुछ कैसा बन जाएगा बच्चों, इसका ग्राफ बन जाएगा, पहले तो पॉजिटिव था, ठीक है, और बाद में चला गया ये नेगेटिव, और ये म्यू mg cos थीटा से माइनस म्यू mg cos थीटा चला गया। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस इज योर आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास 1 kg लाइज ऑन अ फिक्स्ड इंक्लाइंड प्लेन PQ which makes an angle theta with the horizontal. A horizontal force of 1 Newton acts on the block through its center of mass as shown in figure. The block remains stationary. ये आपको कुछ कुछ कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है। जी आप एज्यूम कर लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले क्या करते हैं बच्चों, इसका एक FBD बना लेते हैं। तो ये रहा आपका ब्लॉक, और यहाँ पर हमने 1 न्यूटन का फोर्स, पहले तो mg की वजह से आ जाएगा 1 इंटू जी, ये हो जाएगा हमारा थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। उसी तरीके से mg का सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा 1 इंटू साइन थीटा विच इज साइन थीटा। नाउ ये 1 न्यूटन का फोर्स था हमारा जो क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये एंगल बोलो 90 माइनस थीटा, तो इधर का कंपोनेंट बता दो कितना हो जाएगा, दिस विल बी साइन थीटा, 1 न्यूटन इंटू कॉस 90 माइनस थीटा, और ये ऑपोजिट में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। एक चीज़ दिख रही है कि अगर इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में रहना है तो एक कंडीशन तो ये भी हो सकती है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, दोनों तरफ के फोर्स बराबर हैं। तो ये थीटा साइन थीटा कॉस थीटा बराबर कब होते हैं, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होता है। एक सिनेरियो तो हमें ये मिल गया, और यहाँ पर फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं रहेगा, फ्रिक्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड ही नहीं है, दोनों तरफ से फोर्स बराबर है, कैंसल आउट हो रहे हैं, फ्रिक्शन रिक्वायर्ड 0 है, तो फ्रिक्शन हमें नहीं देखने को मिलेगा। अब मान लो आप कि थीटा को एक तो आप 45 डिग्री से बड़ा कर सकते हो, और थीटा को आप 45 डिग्री से छोटा भी रख सकते हो। तो देखते हैं यहाँ पर, अगर आपने थीटा को 45 डिग्री से बढ़ाया
तो साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। जब साइन थीटा कॉस थीटा से बड़ा हो जाएगा इन दिस सिनेरियो थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री, तो नेट फोर्स निकल करके आएगा नीचे की डायरेक्शन में बिकॉज ऑफ साइन थीटा। तो टेंडेंसी मूव करने की होगी नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन बोलेगा मैं अपोज करूंगा और फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे की तरफ। तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन टुवर्ड्स अप, या फिर पॉइंट क्यू, ऊपर की तरफ क्यू था नीचे पी था, करेक्ट, पी एंड क्यू। फ्रिक्शन टुवर्ड अप क्यू, और थीटा जब आप लेस देन 45 डिग्री रखोगे तो ये कॉस थीटा बड़ा होगा, ठीक है। कॉस 0 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो ये कॉस थीटा बड़ा हो गया, तो ब्लॉक की टेंडेंसी होगी ऊपर खिसकने की, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शन टुवर्ड्स डाउन या फिर पी, या फिर पी। तो चलिए ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये तीन सिनेरियोज निकल करके आए हैं। तो पहला सिनेरियो ए तो सही है, सिनेरियो ए इज करेक्ट। थीटा ग्रेटर देन 45 डिग्री के केस में हमने देखा था साइन थीटा बड़ा हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया। अब थीटा लेस देन 45 डिग्री के केस में फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक हमने देखा था पी की तरफ लगता है, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन आर ए एंड सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। यहां पर आपको दिया गया है एक सर्कुलर डिस्क, और इस सर्कुलर डिस्क के अंदर एक ग्रूव है अलोंग द डायमीटर, और ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। मान लो कि आपके पास एक टेबल है और इस टेबल पर आपने इस ग्रूव को रख दिया है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, टेबल के टॉप पे आपने इसको रख दिया है। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज प्लेस्ड एज शोन। यहाँ पर लेट से आपने एक ब्लॉक ऑफ मास 1 kg प्लेस कर दिया है, एंड ऑल सरफेसेस ऑफ द ग्रूव इन कॉन्टैक्ट इज म्यू इज इक्वल टू 2/5। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको दिया गया है इट इज 2/5। द डिस्क हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्क का आपको एक्सेलरेशन दे दिया गया है, तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क। तो आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क। तो चलिए इसे एफबीडी के थ्रू समझते हैं। तो ये लेट से आपका ग्रूव है और इसके अंदर आपने ब्लॉक रखा है। अब आपको क्या करना है, एक ऑब्जर्वर आप बिठा दो इस डिस्क पे। एक ऑब्जर्वर आपने बिठा दिया तो सिस्टम का जो ओवरऑल एक्सेलरेशन था ये क्या करेगा, इसको पलट के दे देगा। ये अपनी एक्सेलरेशन जो इधर की तरफ थी ये उल्टा करके दे देगा किसको, ब्लॉक को। तो ये मैंने इसको दे दिया, इसको मैं ब्लू से डिनोट कर देता हूँ। ए की वैल्यू अभी मैं बोल दे रहा हूँ 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये सूडो फोर्स मैंने लगा दिया। अब मैं ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मुझे बोला गया है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू डिस्क। तो मैंने डिस्क के रिस्पेक्ट में एक बंदा बिठा दिया। अब ये जो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन देखेगा वही मेरा आंसर होगा। तो आपको ऑलरेडी हिंट्स दिए गए हैं कि आपको किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब ये एंगल मेरा थीटा है। अब यहां से मैं एफबीडी बनाना स्टार्ट करता हूं। अब एमजी का जो डायरेक्शन है बच्चों, दैट विल बी इनटू द सरफेस, दैट विल कम आउट टू बी एमजी। तो नॉर्मल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी विल बी एमजी। और ये एम ए जो है, ये जो एम ए है इसके कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। सो दिस एंगल विल बी थीटा। तो यहाँ से आप कंपोनेंट इसको रिजॉल्व कर लो। दिस विल बी एम ए कॉस थीटा, दिस विल बी एम ए साइन थीटा। तो यहाँ पर एक नॉर्मल भी आ जाएगा ड्यू टू द ग्रूव। इसको मैं बोल देता हूँ डिस्क फॉर सिंप्लिसिटी। तो अब आप नोटिस करो कि यहाँ पर आपको एक एम जी कॉस थीटा देखने को मिल रहा है, मतलब ब्लॉक की टेंडेंसी है स्लाइडिंग करने के किधर, नीचे की तरफ। तो एक फ्रिक्शन लग जाएगा ऊपर की तरफ। अब ये फ्रिक्शन कंबाइंड फ्रिक्शन होगा जो ब्लॉक को मूव करने से रोकेगा। कंबाइंड बोले तो कंबाइंड ड्यू टू ग्रेविटी के नॉर्मल फोर्स की वजह से एंड ड्यू टू डिस्क के नॉर्मल फोर्स की वजह से। इन दोनों नॉर्मल फोर्सेस की वजह से जो कंबाइंड फ्रिक्शन फोर्स निकलेगा वो रोकेगा किसको, इस ब्लॉक को मूव करने से ड्यू टू द एम ए कॉस थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ टोटल फ्रिक्शन इज इक्वल टू फ्रिक्शन ड्यू टू डिस्क, नॉर्मल फोर्स ऑफ डिस्क, प्लस फ्रिक्शन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
अब इसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं। एन जी इज इक्वल टू एम जी हमने बोला है, और नॉर्मल ऑफ डिस्क हमने क्या बोला है, इट इज एम ए साइन थीटा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, म्यू इंटू एम जी प्लस एम इंटू ए साइन थीटा। नाउ एक्सेलरेशन रिलेटिव की बात कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एम इंटू ए कॉस थीटा माइनस एफ। एम इंटू ए रिलेटिव जो हमें ऑब्जर्वर की आंखों से दिख रहा है, दैट विल बी एम ए कॉस थीटा माइनस म्यू इंटू एम जी प्लस एम ए साइन थीटा। क्या यही इक्वेशन है? आप यहाँ से m को कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इक्वेशन कितनी बन गई, ए रिलेटिव इज इक्वल टू ए कॉस थीटा माइनस म्यू इंटू जी माइनस म्यू इंटू ए साइन थीटा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा ए रिलेटिव इज इक्वल टू ए कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू आपको दी गई है 4/5 और एक्सेलरेशन दिया गया है कितना, 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इनकी वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 4/5 माइनस 2/5 म्यू इंटू जी माइनस म्यू इंटू ए साइन थीटा था, तो म्यू ए साइन थीटा 3/5 हो जाएगा बिकॉज कॉस थीटा आपका 4/5 है। तो ये ए रिलेटिव कितना आ गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर आंसर। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। इस क्वेश्चन में आपके पास 3 ब्लॉक्स का सेटअप दिया गया है, M2, M1 एंड कैपिटल M। एक फोर्स लगाया जा रहा है ऑन द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल M इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। तीनों ब्लॉक्स के मासेस दी गई हैं, 20 kg, 5 kg एंड देन 50 kg। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन M एंड द ग्राउंड इज 0। ये सरफेस स्मूथ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड M बिटवीन M2 एंड ग्राउंड इज 0.3। यहाँ पे और यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दिस इज 0.3। द पुलीज एंड द स्ट्रिंग्स आर मासलेस, ये सब मासलेस हैं। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास M क्लियरली शोइंग ऑल द फोर्सेस, ठीक है। पहले सेक्शन में हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है एंड दूसरे सेक्शन में आपको बोला जा रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड M वो आपको लेट से F1 है एंड दैट बिटवीन M2 एंड ग्राउंड इज F2 एंड दैट बिटवीन M2 एंड ग्राउंड भी F2। सो फॉर अ पर्टिकुलर फोर्स F इट इज फाउंड दैट F1 इज इक्वल टू 2F2। ये भी आपको दिया गया है। कोई एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से जो यहाँ पे फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है F1 और जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है F2, उनके बीच का रिलेशन ये है। यहाँ पे डबल फ्रिक्शन बोला जा रहा है आपको, इस वाले सरफेस पे डबल डेवलप हो रहा है किसका, M2 का। तो आपको फाइंड करना है F1 एंड F2 एंड राइट द इक्वेशंस ऑफ मोशंस ऑफ ऑल मासेस। आपको F फाइंड करना है इस पॉइंट पे, टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करनी है और एक्सेलरेशन ऑफ द मासेस फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं और स्टार्ट करेंगे किससे, पार्ट ए से, और ट्राई करेंगे इसका एबीडी ड्रॉ करने का। तो ये हमारा है सरफेस और इस पर हमने बड़ा सा ब्लॉक रख दिया M। ये हमारे पास इसमें 2 पुलिस भी अटैच थी, 2 पुलिस को शो कर लेते हैं। अब पुलिस में रोप अटैच्ड हैं तो इन पे टेंशन डेवलप होगा। तो ये रहा T, इधर भी हो जाएगा बच्चों T अपवर्ड में T। नाउ ब्लॉक की बात करते हैं किसकी, पहले M1 की बात करते हैं। तो इस पे फोर्स लग जाएगा ऊपर की तरफ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और नीचे की तरफ हो जाएगा M1 इंटू जी, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ पे टेंशन। फ्रिक्शन की बात अभी करते हैं और यहाँ पर हो जाएगा बड़े वाले ब्लॉक के लिए ग्राउंड से mg, कैपिटल mg, और ये नॉर्मल फोर्स, और इस वाले ब्लॉक से जो फोर्स आया वो भी न्यूटन थर्ड लॉ, ये भी अप्लाई हो जाएगा N1। अब एक बार टेंडेंसी की बात करते हैं कि स्लिपिंग कैसे होगी।
ये फोर्स आपने एफ लगाया तो ये ब्लॉक जो है खिसक के जाना चाहेगा आगे, स्लिप करके आगे जाना चाहेगा। तो ये सरफेस जो है ये भी आगे जाना चाहेगी। तो फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड M वो क्या बोलेगा कि आई वॉन्ट टू अवॉइड रिलेटिव स्लिपिंग। तो M1 पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लग जाएगा ताकि दोनों साथ साथ चले। तो ड्यू टू न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पर फ्रिक्शन जो है ऑन दी M1 सरफेस जो लग रहा है वो ऑपोजिट में यहाँ पे लग जाएगा। अब हमें ये मालूम चल गया कि फ्रिक्शन ऑन दी M1 ब्लॉक विल ट्राई टू मूव द M1 ब्लॉक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये रोप भी खिसक के आगे जाना चाहेगी। तो M2 पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ, बिकॉज M2 भी आगे जाना चाहेगा। तो फ्रिक्शन का हमें आइडिया लग गया है। नाउ वी आर इन अ गुड स्टेट टू टॉक अबाउट फ्रिक्शन। तो लेट्स से जो हमने डिस्कस किया M1 पे फ्रिक्शन आगे की तरफ F1 आ गया, तो यहाँ पर M1 वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे की तरफ। ब्लॉक अगर M2 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आगे के डायरेक्शन में टेंशन, पीछे के डायरेक्शन में हो जाएगा फ्रिक्शन F2, ऊपर हो जाएगा ग्राउंड से नॉर्मल फोर्स N2 और नीचे की तरफ ड्यू टू ग्रेविटी M2 इंटू जी। ठीक है, तो अब हमने एक कंप्लीट FBD बना दिया और यहाँ पर एक बार फर्स्ट फोर्स F दिखा देते हैं। अब बात कर लेते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शंस की। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी F1 की, तो ये हो जाएगी म्यू इंटू एन। तो म्यू की वैल्यू कितनी थी 0.3 और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका मास हमें दिया गया है 20 kg, इसका है 5 kg और बड़े वाले ब्लॉक का मास कितना है 50 kg। तो इस केस में जब मास 20 kg है तो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा 20 इंटू 10, दिस विल बी 60 न्यूटन। उसी तरीके से F2 की मैक्स वैल्यू बोलो कितनी होगी, दिस विल बी म्यू इंटू एन, 0.3 मास है 5 kg इंटू 10 इज इक्वल टू 15 न्यूटन। अब हमें एक चीज़ जो बोली गई है कि F1 इज इक्वल टू 2F2, इसको ध्यान में रखेंगे। अब सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया, हमने FBD को ड्रॉ कर दिया है। अब F1 इज इक्वल टू 2F2, इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है इसको कंसीडर करते हैं। पॉसिबिलिटी 1 ये हो सकती है कि दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पर हैं। ठीक है, क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, चेक कर लेते हैं। अगर दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पर हैं और F1 इज इक्वल टू 2F2 है, क्या ये पॉसिबल है, ये चेक करते हैं पहले। तो अगर आप देखो कि ये जो दोनों ब्लॉक्स रेस्ट पर हैं तो M1 भी रेस्ट पर रहेगा। अगर M1 रेस्ट पर है तो F1 को किसके बराबर होना पड़ेगा, टेंशन के। ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू T, तो T इज इक्वल टू F2 भी तो है। तो आपकी इक्वेशन क्या निकल करके आ रही है, T इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F2। बट हमने एज्यूम क्या किया था F1 इज इक्वल टू 2F2, दैट मीन्स ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ब्लॉक तो रेस्ट पर है ही नहीं, तो दिस पॉसिबिलिटी इज रॉन्ग। अब पॉसिबिलिटी 2 क्या है, पॉसिबिलिटी 2 ये है कि मूवमेंट हो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां पर अगर हम देखें कि मान लेते हैं कि M2 वाला ब्लॉक ये मूव कर रहा है, जब ये मूव करने लग जाएगा तो फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है बिकॉज स्लाइडिंग हो रही है। तो F2 इज इक्वल टू F2 मैक्स और ये हो जाएगा 15 न्यूटन। अब यहां पर आप F1 बोल सकते हो कि F1 जो है 2F2 हो सकता है इस केस में, एंड दैट विल बी 30 न्यूटन। तो क्या F1 जो है ये 30 न्यूटन जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, बिकॉज इट इज लेस देन 60 न्यूटन। F1 जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड करी है 60 न्यूटन, 30 न्यूटन से इससे लेस ही है, तो इस केस में ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी तो है। तो अब हमें दोनों के फ्रिक्शन की वैल्यू निकल करके आ गई है। अब हम इक्वेशंस की तरफ बढ़ते हैं। हम लिखेंगे M1 के लिए इक्वेशंस, हम M2 के लिए इक्वेशंस लिखेंगे, फिर हम M के लिए इक्वेशंस लिखेंगे। तो पहले हम FBD से एक बार वापस से गो थ्रू कर लेते हैं। M1 की बात करें तो यहाँ पर फ्रिक्शन इसको आगे लेकर जाना चाहेगा, दैट मीन्स अगर कोई एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है तो वो होगा F1 माइनस टी इज इक्वल टू M1 इंटू ए। ठीक है, और यही एक्सेलरेशन किसका हो जाएगा, M2 के लिए।
अब हमको बच्चों ये मालूम है कि फ्रिक्शन अपने पीक वैल्यू पर तो नहीं है, फ्रिक्शन की वैल्यू है 30 न्यूटन। दैट मीन्स रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है इस सरफेस पे। m1 और मास m के बीच में, कैपिटल M के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है। दैट मीन्स तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन क्या हो जाएंगे, साथ हो जाएंगे, सिंक में चलेंगे। स्लिपिंग है ही नहीं इन दोनों के बीच में, और जो रोप की वजह से जो एक्सेलरेशन m1 का आएगा वही एक्सेलरेशन m2 का आएगा। तो m1 और m2 की एक्सेलरेशन तो ऐसे भी सेम होने वाली थी। यहाँ पर हमें ये मालूम चल गया कि ये भी ब्लॉक साथ में चलने वाला है, बिकॉज फ्रिक्शन अभी अपनी मैक्सिमम वैल्यू को रीच नहीं किया है। तो 50 kg वाले ब्लॉक की भी जो एक्सेलरेशन है वो भी सेम होने वाली है। तो F1 माइनस टी इज इक्वल टू 20 इंटू ए हो जाएगा, 20 इंटू ए हो जाएगा, और T माइनस 15 इज इक्वल टू M2 इंटू ए हो जाएगा। उसी तरीके से आप देखोगे ये टेंशन, ये सारे रोप वाले टेंशन तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और बच जाएगा क्या, F माइनस F1। दिस विल बी इक्वल टू 15 इंटू ए। इक्वेशंस का भी हमें आइडिया लग गया है, तो अब हम इक्वेशंस को नोट डाउन कर लेते हैं। 30 माइनस टी इज इक्वल टू 20 इंटू ए, टी माइनस 15 इज इक्वल टू 5 इंटू ए, और F माइनस 30 इज इक्वल टू बड़े वाले ब्लॉक के लिए 50 इंटू ए। तो पहले दो इक्वेशंस को आप जब सॉल्व करोगे तो यहीं से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल करके आ जा रही है कितनी, 30 माइनस 15 इज इक्वल टू 25 है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ गया, 3/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक पार्ट हमारे पास आ गया जो हमसे पूछा गया था एक्सेलरेशन, और ये सबके लिए सेम है। किसके लिए, 20 kg के लिए भी, 5 kg के लिए भी, और 50 kg के लिए भी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फोर्स की। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 प्लस 50 इंटू ए। यहां से आप F की वैल्यू निकालोगे तो 50 इंटू 3/5 ये हो जाएगा आपका टोटल 30 प्लस 30 60 न्यूटन। F की भी वैल्यू निकल करके आ गई। बचा क्या, टेंशन। तो टेंशन की वैल्यू हम यहां से निकाल लेते हैं क्या, बिल्कुल निकाल लेंगे। T इज इक्वल टू 15 प्लस 5 इंटू ए, ये कितना बन जाएगा, 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18 न्यूटन। दिस इज योर टेंशन। ठीक है, तो हमने तीनों क्वांटिटीज को फाइंड आउट कर लिया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो बच्चों। अगर आपको IIT JEE और JEE मेंस के प्रॉब्लम्स को लेकर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अगर कॉन्सेप्ट समझ आया एंड वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपके अपकमिंग लेक्चर्स मिस ना हो। हमारे बाकी चैप्टर्स एंड प्लेलिस्ट के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो डू चेक इट आउट एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप मूविंग।